तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 21 है और आज की क्लास में हम लोग राज्यसभा वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोग पिछले 2-3 क्लासेस की अगर बात करें तो हम लोग संघ की विधायिका पढ़ रहे हैं। पहले तो हम लोग संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, 5 भागों में इसको बांट के पढ़े थे। उसके बाद हम लोग संघ की विधायिका चले हैं जो कि आपका आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक आता है। और आर्टिकल 79 में हम लोग संसद के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा है। लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा लोकसभा के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी इनके बारे में जानेंगे। और राज्यसभा जो है वो आपका आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, तो 79, 80, 81, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ये दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग राज्यसभा से। राज्यसभा यानी कि आर्टिकल 80 की बात करेंगे। तो राज्यसभा को कई सारे नामों से उसको पुकारा जाता है, जैसे राज्यों का सदन, हाउस ऑफ स्टेट, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस, अस्थाई सदन यानी कि परमानेंट हाउस, बुजुर्ग सदन यानी कि ओल्ड हाउस, निरंतर चलने वाला सदन। इन सभी नामों से राज्यसभा को बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो राज्यसभा को कई सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, राज्यसभा का अगर हम लोग पहले नाम देखें तो राज्यसभा का पहले जो नाम था वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था। और हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का नाम चेंज किया गया है 1954 में, अगस्त 1954 में चेंज करके राज्यसभा और लोकसभा किया गया है। तो राज्यसभा का पहले नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट था, जो कि अगस्त 1954 में इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 80 के बारे में, कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 80 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 80 क्लॉज 3, यहाँ पे राज्यसभा के सीटों की संख्या बताया गया है कि राज्यसभा का सीट कितना होगा। जैसे हम लोग लोकसभा का सीटों की संख्या देखे थे, कहीं हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो है 552 सीट हो सकता है। कई सारे बुक में लिखा था 550 मैक्सिमम सीट हो सकता है। इसमें से 500 अगर 30 देखे तो राज्यों से, जबकि 20 देखे तो आपका स्टेट से लेना है। जबकि ये मानते हैं हम लोग 550 वाला ही मानते हैं मैक्सिमम, 552 वाला नहीं। 530 आपका राज्यों से, 20 आपका केंद्र शासित प्रदेश से लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 543 गो सीट है, जिसमें से 530 राज्यों से, जबकि 13 गो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये वाला हम लोग जानते हैं लोकसभा के संदर्भ में। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है। कितना है, तो 250, और 250 है, यही मैक्सिमम है, और इतना अभी भी है। और इन 250 में से 238 गो राज्यों से लिया गया है, जबकि 12 गो व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में अभी राज्यसभा में 250 टोटल सदस्य हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों से आए हैं, जबकि 12 गो सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, अभी आपको लगता है हम थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम सीट जो है वो आपका 250 होनी चाहिए मैक्सिमम, जिसमें से 238 राज्यों से 12 मनोनीत। लेकिन अभी वर्तमान में 245 ही सीट है। कितना है, 245, और 245 में से 12 आप मनोनीत कर दीजिएगा तो बचा कितना, 233। तो 233 आपका राज्यों से। तो मैक्सिमम सीट राज्यसभा का 250 होना चाहिए। 250 में से 12 को मनोनीत, बाकी 238 जो बच रहा है उसको आप निर्वाचित कीजिए। लेकिन वर्तमान में अभी 245 है, 245 में 12 को मनोनीत रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। बाकी जो बचा है 233, ये निर्वाचित, ठीक है। ऊपर में थोड़ा सा हम गलत बता दिए थे, उसको आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। तो वर्तमान समय में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 है, जिसमें से 233 राज्यों से है, जबकि 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। 12 व्यक्ति राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। किस आधार पे, तो जो व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा इन क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा इन सभी में अगर जो विशेष महत्व रखते हैं, उनको राष्ट्रपति अपने मन से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। वो एक्टर भी हो सकता है।
प्रथम राज्यसभा में मैथिली शरण गुप्ता, काका कालेकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पृथ्वीराज कपूर, जाकिर हुसैन, ये सब मनोनीत किए गए थे। ये सब आपको एकदम बिल्कुल याद नहीं रखना है। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, जिसे हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का योग्यता क्या है, तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है। अब देख लीजिए राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। तो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता देख लीजिए, पहला वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात। 30 वर्ष की आयु उसका हो जाना चाहिए। उसके अलावा RPA यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है वो 1951 के अनुसार। तो देखिए जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे आपका कि लोकसभा के लिए जो जो मिनिमम है बताया गया था, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में 25-30 साल का उम्र होना चाहिए राज्यसभा में। इसके अलावा संसद चाहे तो और भी अर्हताएँ निर्धारित कर सकती है, और इसी के संदर्भ में जो है संसद जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पास किया था। उसके अनुसार जो है वो कुछ योग्यताएँ अर्हताएँ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संसद बनाया था। ठीक है, तो वहाँ से इसको भी कनेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहीं पे बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो याद रख लीजिए, सुनिए ज़रा सा। जैसे भी हम लोग देखे थे कि राज्यसभा के सदस्यों में से अधिक संख्या जो हो सकती है सदस्यों की, वो 250 हो सकती है, जो कि आर्टिकल 80 में बताया गया है। लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, और वो मनोनीत किए गए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो और अनुभव होता है। बाकी बात जो 233 जो सदस्य हैं वो आपका राज्यों से लिए गए हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके जो है सदस्य वो 6 साल के कार्यकाल में 6 साल के बाद वो रिटायर होते जाते हैं। ठीक है ना। और इसका 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अगर इसका हम लोग देखें आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में ये बात कहा गया है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप एकल संक्रमण मत के द्वारा ही होता है। तो यहाँ भी वही होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। तो राज्यसभा में कौन व्यक्ति जाएगा, कौन व्यक्ति नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो विधान परिषद नहीं, क्योंकि विधान परिषद 6 राज्यों में है, इसलिए विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। कौन सा प्रणाली से करेंगे, तो यह चुनाव जो होगा आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये भी अप्रत्यक्ष विधि। तो सेम जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, सेम जैसे उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, उसी तरह सेम आपका राज्यसभा के सदस्यों को भी चुना जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि सेक्रेट बैलेट होगा या खुला मतदान होता है। अच्छा, ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन ये गुप्त मतदान नहीं होगा। ये क्या होता है, खुला मतदान होता है। आप बता सकते हो कि हाँ हम इनको चुन रहे, इनको चुन रहे, सिंपल सी बात है। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष तरीके से भी होगा, लेकिन ये गुप्त मतदान नहीं होता है। गुप्त मतदान केवल आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होगा। राज्यसभा के सदस्यों का खुला मतदान होता है। राज्यसभा में खुला मतदान होता है, अतः MLA को अपना मत पार्टी को दिखाकर देना होता है। यह प्रथा 2003 में शुरू हुई थी। तो जो भी MLA होगा, यानी कि हम लोग बोलते हैं विधानसभा के सदस्य यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA को अगर राज्यसभा का सदस्य चुनना है तो वो अपना वोट दिखा देंगे, मतलब ये अपना मत दिखा देंगे कि भैया हम इनको दे रहे वोट, इस व्यक्ति को देख रहे हैं, अपना पार्टी को दिखाना पड़ेगा। यह खुला मतदान होता है। ये प्रथा जो है 2003 से शुरुआत हुआ है। राज्यसभा की मतदान में जीत के लिए निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए, मतलब यही आपका 50% + 1। यहाँ पे वो वाला यहाँ पे कहानी नहीं आएगा, अग्रग्राहित वाला नियम नहीं आएगा कि फर्स्ट पोस्ट दी पास सिस्टम बोले, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो 50% लाएगा, 50% + 1 लाएगा, उसी को यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है ना। तो 50% + 1 ये वाला होना चाहिए कंडीशन। तो ये समझ में आया। ये खुला मतदान होगा और एमएलए को अपना मतदान जो है, अपना मत वो पार्टी को दिखाकर देना होता है। और ये प्रथा जो है 2003 से शुरू हुआ है। राज्यसभा की मतदान में जीत के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है 50% + 1। अब देख लीजिए राज्यसभा का कार्यकाल यानी इसका टेन्यूर। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा में चुनाव 2 वर्ष में होता है। प्रत्येक 2-2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है। क्यों चुनाव होता है? तो प्रत्येक 2-2 साल में जो है वो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर 3 गो सदस्य हैं तो 3 गो में एक व्यक्ति हर 2 साल में जाएगा और हर 2-2 साल में एक नया व्यक्ति आएगा। तो एगो जाएगा, एगो आएगा, एगो जाएगा और एगो आएगा, ऐसे यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो बताया जाता है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि वो पुराने वाले बाहर जाएंगे और नए वाले आएंगे। राज्यसभा की शुरुआत में कुछ लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष 4 वर्ष रहा, परंतु 1960 से सभी का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है। तो स्टार्टिंग में बताया गया था कि लॉटरी सिस्टम लगाया गया था कि चलिए भैया सेवानिवृत्त करने के लिए लॉटरी सिस्टम निकाला गया और उस लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही सबको फिर मानना भी पड़ा था। तो स्टार्टिंग में देखिएगा किसी का कार्यकाल 2 साल था, किसी का कार्यकाल जो है वो 4 साल था, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल था। तो वो लॉटरी सिस्टम के आधार पे हुआ था स्टार्टिंग में। फिर 1960 के बाद सभी का जो कार्यकाल वो आपका 6 साल का ही हो गया है, 6 साल का ही हो गया है, ठीक ना। लोकसभा में झारखंड का सीट 14 गो है जबकि राज्यसभा में 6 गो है। लोकसभा में अगर हम लोग 14 गो सीट की बात करें तो इसमें से 14 गो में से 8 गो जनरल का है, 5 गो एससी का है और एगो मतलब 5 गो एसटी का है और एगो एससी का है। तो ये भी याद रखिएगा। तो 8 जनरल का, 5 एसटी का और एगो एससी का लोकसभा सीट। जबकि राज्यसभा सीट में ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है, जिसको मिल रहा है सभी को मिल सकता है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है समझ में आया? कन्फ्यूजन नहीं रखना है इसमें। और ये आपका गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान होता है। इसमें आपको दिखाकर अपना मत देना पड़ेगा, अपना पार्टी को दिखाकर। और इसका जो कार्यकाल हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 2-2 साल में ये सेवानिवृत्त होते हैं, 6 साल के इनका कार्यकाल होता है। आगे देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसका राज्यसभा का सदस्यता चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य बनेगा, राज्यसभा का भी बन जाता है, तो ऐसे में उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। कोई एक सदस्यता से उसको त्यागपत्र देना होगा, अदरवाइज उसका राज्यसभा का जो सीट है वो चला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का सदस्य है और दूसरे सदन का सदस्य भी बन जाता है तो उसके पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले लोकसभा का सदस्य है, बाद में वो राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो ऐसे में उसका लोकसभा का सदस्यता चला जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ में 2 गो सदन का सदस्य अगर बनता है तो ऐसे में पहले राज्यसभा का सदस्यता ही जाएगा, ठीक है ना। और ये सब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आरपीए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही आया है ना। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्या था? तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट यानी कि आरपीए के द्वारा ये सब बात कहा गया है। अब जैसे हम लोग संसद के पदाधिकारी देख रहे थे तो हम लोग लोकसभा के पदाधिकारी देखें, उसी तरह हम लोग राज्यसभा के पदाधिकारी देखेंगे। लोकसभा में जैसे आपके स्पीकर साहब यानी कि अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा का सचिव पढ़े थे, उसी तरह राज्यसभा में हम लोग सभापति, उपसभापति और सचिव के बारे में पढ़ेंगे। सभापति को चेयरमैन, उपसभापति को वाइस चेयरमैन और आपका सचिव को सेक्रेटरी कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। तो लोकसभा के बारे में जैसे जैसे हम लोग पढ़े तो उसी तरह सेम हम लोगों को राज्यसभा के बारे में भी पढ़ना होगा। तो राज्यसभा में आपका 3 व्यक्ति आते हैं इंपॉर्टेंट। 3 व्यक्ति कौन कौन है? तो एक आपका है सभापति, एक आपका उपसभापति और एक आपका सचिव। यहाँ पे आप याद रखिएगा आर्टिकल 89 का बात याद रखिएगा। आर्टिकल 89, आर्टिकल 80 में तो राज्यसभा है, 79 में संसद है और 81 में लोकसभा है, ठीक है ना। आर्टिकल 83 में याद रखिएगा कि लोकसभा का जो है सदस्य जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो आर्टिकल 83 में है। सदस्यों का कार्यकाल आर्टिकल 83 में है, 83 क्लॉज 1 में।
उसी तरह आर्टिकल 89 में आपका सभापति के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं 89(2) में, तो 89 को 2 भागों में बांटा गया, 1 और 2, 1 और 2। 1 में आपका सभापति का चर्चा किया गया है, 2 में आपका उपसभापति का चर्चा किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और सचिव होते हैं, ये 3 गो व्यक्ति होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सभापति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो बताया जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आर्टिकल 89 में बात कहा गया है। तो जब आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे कि आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और जबकि आर्टिकल 64 में बोला है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात 64 में भी कहा गया, ये बात आपका 89 में भी कहा गया है। ठीक है ना। 89(1) में राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया है, 89 क्लॉज 2 में राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बताया गया है। तो जो आपका उपराष्ट्रपति होगा सेम वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये उपराष्ट्रपति के लिए इनका कोई भी अलग से इनका कोई पद नहीं है। ये राष्ट्रपति के ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। जब इन केस अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो ये फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बाकी बात इनको अलग से राष्ट्रपति का शपथ नहीं, उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं लेते हैं, ना इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन मिलता है, कुछ नहीं। ये राज्यसभा का सभापति उसी में ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपके CP राधाकृष्णन बने हैं, जो कि झारखंड के राज्यपाल भी हुआ करते थे। हम लोग जानते हैं इनके बारे में कि जो त्यागपत्र दे दिए थे जगदीप धनखड़ साहब, वो त्यागपत्र दे दिए थे। तो इनके बाद 1 महीने का भीतर ही आपका जो है वो CP राधाकृष्णन राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं, और यही राज्यसभा के सभापति भी बन गए हैं आर्टिकल 89(1) के तहत। अब देख लीजिए आर्टिकल 89 क्लॉज 2, जिसमें हम लोग उपसभापति की बात करते हैं, यानी कि वाइस चेयरमैन की बात करते हैं। वाइस चेयरमैन के बारे में बताया जाता है कि राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है। तो जैसे लोकसभा अपने नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करती थी, उसी तरह राज्यसभा जो है वो अपने उपसभापति का चुनाव करती है। उपसभापति का कार्य सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का क्या है, निर्वहन करना। तो जब कभी भी जब आपका सभापति नहीं रहेंगे तो जो उपसभापति है वो सभापति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र यानी रिकग्निशन वो किसको देते हैं, तो सभापति को देते हैं। उपसभापति को राज्यसभा का तत्कालीन बहुमत से हटाया भी जा सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को भी तत्कालीन बहुमत से, उपाध्यक्ष को भी तत्कालीन बहुमत से, उसी तरह हम लोग उपसभापति को भी तत्कालीन बहुमत से हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग वो जो है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 67 का के तहत वो अपना पद त्याग सकता है जो त्यागपत्र के द्वारा। उसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग एक संकल्प लाते हैं। संकल्प के तहत जो है वो आपका तत्कालीन और समस्त सदस्यों का बहुमत से उसको हटाया भी जा सकता है। और उसमें लोकसभा का भी बहुमत चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, वो आपका 67 खा में कहा गया है। और उसको हटाने से पहले, उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले आपको कम से कम 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। वहीं 67 ग में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पद पर रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। ये आपका 67(3) भी कहता है। तो ये सभी याद रखिएगा। तो आर्टिकल 67 आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी कि सभापति से संबंधित है, और आर्टिकल जो है ये सब आपका उपसभापति के बारे में भी दिया हुआ है कुछ कुछ अलग से। अगर हम देखें भारत के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो आपके CV कृष्णा राव थे। कौन थे? CV कृष्णा राव थे। वर्तमान यहाँ पे गलत है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो पहले थे जगदीप धनखड़ साहब, जो कि 2017 से लेके 2022 तक रहे थे। ठीक ना, नहीं सॉरी, 2017 से 2022 रहे थे वेंकैया नायडू। 2022 से लेके 2025 तक रहे थे जगदीप धनखड़, 2022 से लेकर 2025 तक। उसके बाद 2025 में ही आपके CP राधाकृष्णन बन गए हैं राज्यसभा के सभापति। यहाँ पे उपसभापति की बात की जा रही है ना, तो उपसभापति की बात की जा रही है। तो उपसभापति आप थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा उपसभापति कौन है। सो
उपसभापति अभी वर्तमान में कौन है वो आप केवल याद कर लीजिएगा। प्रथम राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस बी कृष्णन थे और वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ये 2025 में आप चेक कर लीजिएगा कि हम लोग का उपसभापति कौन है। सभापति की बात नहीं कर रहे, सभापति जो होगा वही आपका उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे उपसभापति की बात की जा रही है, सभापति की बात नहीं की जा रही है। नोट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 साल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, लेकिन सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 5 साल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी बोलेंगे कि सभापति और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो बोल देगा बहुत बच्चा 6 साल, नहीं 5 साल होता है। सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 5 साल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब देखते हैं हम लोग सभापति के कुछ काम है, फंक्शन ऑफ द चेयरमैन। तो राज्यसभा के सभापति का क्या काम है देख लीजिए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति का कार्य राज्यसभा का संचालन करना है। तो जो आपके सभापति है और उपसभापति है, इनका काम है राज्यसभा का संचालन करना, सदस्यों के लिए नियम बनाना और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का दल बदल का निर्णय लेना कि कौन व्यक्ति दल बदल कर रहा है उसको हटाइए, सदस्यता रद्द कीजिए। तो ये सब आपका है काम। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो जैसे हम लोग लोकसभा कंप्लीट किए, वैसे हम लोग राज्यसभा भी पढ़ चुके हैं। राज्यसभा भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, राज्यसभा थोड़ा सा था, राज्यसभा हम लोग देख लिए हैं। राज्यसभा किस राज्य का कितना सीट है कितना नहीं है वो सब हम लोग आगे देखेंगे, उस समय अभी दिमाग मत खपाइएगा। अच्छा, उपसभापति को पद रिक्त होना या फिर पद त्याग करना या पद से हटाना, वो सभी आपका आर्टिकल 90 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना आर्टिकल 90 में दिया हुआ है। आर्टिकल 89 में तो सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 में सभापति, आर्टिकल 89 क्लॉज 2 में उपसभापति के बारे में बताया गया है। वहीं जो उपसभापति है ये पद से खाली कब होंगे, इनका पद त्याग कब होगा और इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये सब चर्चा जो आर्टिकल 90 में किया गया है। ये बुक आपका लूसेंट में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन, ये डाटा। तो उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो उपसभापति अगर राज्यसभा का सदस्य तो उसका गया 5-6 साल के बाद, तो वो अपना उपसभापति के कार्यकाल से वो रिक्त पद, मतलब वो पद उसका जो खाली हो जाएगा। सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये सब जो है आपका आर्टिकल 90 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 90 भी इसी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट याद कर लीजिए कि आर्टिकल 92 भी क्या है कहता है वो देख लीजिए कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, यानी कि जब जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का अगर प्रावधान चल रहा होता है या प्रक्रिया या विचार हो रहा होता है, तो ऐसे में वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ना वो सभापति होंगे ना ही उपसभापति होंगे। ये आर्टिकल 92 कहता है। तो आर्टिकल 89, आर्टिकल 90, आर्टिकल 92 सब इसी से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि मंत्री परिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार उनका नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होती, जबकि ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के नहीं। तो ठीक है, आर्टिकल 92 यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 93 यहीं पे आप देख लीजिए, आर्टिकल 93 क्या कहता है। तो आर्टिकल 93 जो है आपका लोकसभा से संबंधित है। तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है संसद का, जिसका सभापति करने के लिए अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा आर्टिकल 93 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 89 में आपका सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 92 में क्या है कि आपको जब उनके ऊपर सभापति और उपसभापति को हटाने का विचार चल रहा हो तब ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आर्टिकल 90 में हम लोग देखे थे आपका, आर्टिकल 90 जो है वो क्या कहता है, तो आपका उपसभापति का पद खाली होना, उनको पद से हटाया जाना या फिर पद त्याग कर देना, ये सभी की चर्चा किया गया उपसभापति के बारे में, नॉट सभापति, ठीक है ना।
क्योंकि जो सभापति होगा वही तो आपका राष्ट्रपति होगा ना भैया। तो राष्ट्रपति का जैसे अलग होता है ना, वो हम लोग वहाँ देखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चलना है। एक पॉइंट याद रख लीजिए, लूसेंट में आप यहाँ से लूसेंट भी पढ़ते चलिएगा। ये नोट्स तो पढ़िएगा ही, लूसेंट पढ़िएगा, साथ ही साथ जो घटना चक्र बुक सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थी, प्रधानमंत्री बनी। एच.डी. देवगौड़ा, I.K. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन ये सभी प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये हम लोग जो है वो राज्यसभा को कंप्लीट कर चुके हैं। तो राज्यसभा पढ़ लिए हैं, लोकसभा भी पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति पढ़ लिए हैं। राज्यसभा का सचिव जो है ना, वो सचिव यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो राज्यसभा का सचिव अगर कहीं आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा सचिव के बारे में पढ़ लीजिएगा खुद से, है ना। तो राज्यसभा के सचिव के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा खुद से। और एक पॉइंट और भी देख लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि राज्यसभा का पहला जो है, पहली बार जो गठन है राज्यसभा के पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। आगे देख लीजिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, और राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की अंतिम बैठक के लिए नियत तिथि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा जो है वो साल में कम से कम 2 बार बैठेगा, राष्ट्रपति उसको बैठाएगा, और 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा, अनुच्छेद 109 क्लॉज 1 के तहत। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा के बाध्य नहीं है, और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं होता तो पारित समझा माना जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती, ना ही उसी में कोई संशोधन कर सकती है। तो एक बात याद रखिएगा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। उनको केवल पूछा जाता है कि आप इसमें धन विधेयक में, उन लोग ना मना कर सकता धन विधेयक को राज्यसभा, ना ही धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित कर सकती है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं करना है। वो चाह कर भी ना नहीं बोल सकता है राज्यसभा, उसको हाँ बोलना ही बोलना है। अगर वो कुछ नहीं भी बोला, चुप भी रह गया ना, तो 14 दिन के बाद ऐसा माना जाएगा कि वो जो बिल है राज्यसभा से पास हो गया है, धन विधेयक वाला। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए था। आगे देख लीजिए, केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है, 312। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो वो केवल अधिकार राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। तो ये सब कुछ फैक्चुअल डाटा भी है, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा लूसेंट से ही, ठीक है ना। तो लूसेंट से भी यहाँ पे फैक्चुअल डाटा को कवर कर सकते हैं आप। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं संसद की कार्यवाही, यानी कि प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की कार्यवाही। इसको देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि संसद में एक वर्ष में संसद जो है वो एक साल में 3 सत्रों में बटा हुआ होता है, यानी कि हर एक साल संसद में जो है वो 3 गो सत्र होगा। कितना सत्र? तो 3 गो सत्र होगा संसद का एक साल में। एक होता है आपका बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेके मई तक चलता है, बजट सत्र फरवरी से मई तक। उसके बाद मानसून सत्र चलता है जुलाई से लेके सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर मानसून सत्र। शीतकालीन सत्र ये 2 महीने चलता है, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में सत्र नहीं चलता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना बजट सत्र चलता है। उसके बाद मई के बाद जून खाली रहता है। जून के बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना चलता है मानसून सत्र। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर खाली रहेगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर शीतकालीन सत्र चलता है। कहने का अर्थ है कि जनवरी, जून और अक्टूबर ये 3 महीना में सत्र नहीं चलेगा। जनवरी में नहीं चलेगा, जून में नहीं चलेगा, अक्टूबर में नहीं चलेगा। तो जनवरी के बाद आएगा आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बजट सत्र। मई के बाद जून खाली, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून सत्र। सितंबर के बाद अक्टूबर खाली, फिर नवंबर और दिसंबर आपका शीतकालीन सत्र, फिर जनवरी खाली, फिर बजट सत्र फरवरी से। तो यही प्रक्रिया चलता है 3 बार में, तीनों चलता है। तो बजट सत्र अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है?
तो सबसे बड़ा जो है वो आपका बजट सत्र है, वो कितना महीना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब कि ये 4 महीना। उसके बाद सबसे छोटा जो है वो आपका शीतकालीन सत्र कितना महीना, तो आपका 2 महीना, नवंबर और दिसंबर। मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना। तो ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो शीतकालीन सत्र 2 महीना, मानसून सत्र 3 महीना, बजट सत्र 4 महीना। जनवरी, जून, अक्टूबर में सत्र नहीं चलता है। तो ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें। आई होप यहाँ पे आपको अब किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 85 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 85 के तहत सत्र को बुलाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है, सत्र को आहूत मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान यानी कि सत्र को ख़त्म करना, ये सभी आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को ये सभी पावर है। संसद के 2 सत्रों के मध्य में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। सत्रावसान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को ही दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति सत्र को आहूत भी करेंगे, सत्रावसान भी करेंगे, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत। अब देख लीजिए संसद के दिन का समय। तो संसद कैसे कैसे काम करता है वो देख लीजिए। तो संसद के दिन का समय देख लीजिए। संसद जो है वो आपका 11 बजे से स्टार्ट होता है और शाम के 6 बजे तक चलता है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच, 2 से 5 यानी कि 3 घंटा राज्यसभा का कार्यकाल, फिर 2 से 6 लोकसभा का कार्यकाल। तो 2 से 5 एक तरफ राज्यसभा का कार्यकाल चल रहा है और 2 से 6 एक तरफ लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। तो ऐसे काम चलता है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल, प्रश्न पूछिए, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच कीजिए, 2 से 5 एक तरफ राज्यसभा का कार्यकाल चल रहा है और 2 से 6 एक तरफ लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का और राज्यसभा का कार्यकाल एक ही साथ चलता है। 2 से 5 राज्यसभा का कार्यकाल एक तरफ और दूसरी तरफ 2 से 6 लोकसभा का कार्यकाल। ये राज्यसभा का कार्यकाल 3 ही घंटा चलता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 4 घंटा चलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नकाल के बारे में बताया गया जो कि 11 से 12 तक चलता है। तो प्रश्नकाल, संसद का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है। तो संसद का जो पहला घंटा यानी प्रथम जो घंटा है वो आपका प्रश्नकाल कहलाता है और इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आपके तारांकित प्रश्न, एक है आपका अतारांकित प्रश्न और एक है आपका अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि स्टैटर्ड क्वेश्चन, अनस्टैटर्ड क्वेश्चन और आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से ही दिया जाता है और इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो है वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इनका जवाब आपको मौखिक रूप से ही देना पड़ेगा, ओरल देना पड़ेगा, लिख के नहीं। और इसके ऊपर आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न की प्रकृति निर्धारण करने की शक्ति जो है वो सदन के अध्यक्ष को ही रहता है। तो कौन सा प्रश्न तारांकित है कौन नहीं है, ये भले ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन ये इसको डिसाइड कौन करता है, तारांकित है कि नहीं है, तो वो सभी लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। एक दिन में लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न और राज्यसभा में अधिकतम 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सेम यही कहानी है, लोकसभा में भी 11 से 12 आपका जो है वो प्रश्नकाल होता है और राज्यसभा में भी 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, सेम यही है। प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और आपका अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न हम लोग क्या होता है जान गए हैं। अब देख लीजिए लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न और राज्यसभा में 15 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सदस्य एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है, ये नहीं कि बहुत प्रश्न पूछते रहे पूरा दिन उसी में उलझे रहे, तो नहीं, एक सदस्य एक दिन में एक प्रश्न पूछ सकता है और एक सदस्य एक दिन में 3 प्रश्न पूछ सकता है राज्यसभा में। तो लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में एक प्रश्न पूछ सकता है और राज्यसभा में एक सदस्य एक दिन में 3 प्रश्न पूछ सकता है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य भी कम है ना, तो 3 क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में और लोकसभा में 1।
तो ये है आपका तारांकित प्रश्न। अब देखिए अनतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, इसको बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। जिन प्रश्नों की प्रकृति कम महत्वपूर्ण होती है उसको बोलते हैं अतारांकित। तो जिस प्रश्नों का नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और जिस प्रश्नों का प्रकृति थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। इसका जवाब लिखित होगा, इसका भी जवाब। इस पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तारांकित प्रश्न पे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न पे पूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जाते हैं अतारांकित, और राज्यसभा में 160। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है भाई। तो लोकसभा में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतारांकित, और राज्यसभा में 160। एक व्यक्ति लोकसभा में 1 से लेकर 3 प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकता है, और राज्यसभा में कोई भी फिक्स नहीं है, वो कितनी बार भी प्रश्न पूछ सकता है। अतारांकित, तारांकित प्रश्न नहीं। अतारांकित थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसको। अल्प सूचना प्रश्न यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये किसी तत्कालिक विषय पर पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी तत्कालिक जो वर्तमान में चल रहा है विषय, उस विषय पे पूछे जा सकते हैं। और इन प्रश्नों में मंत्री को कम से कम 10 दिनों का सूचना देना होगा, और इस प्रश्नों का जवाब मौखिक तौर पे दिया जाता है, और इन पर पूरक प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। किस पे? तो अल्प सूचना प्रश्न पे। ये हो गया है। तो 11 से 12 आपका प्रश्नकाल था। 11 से 12 ये देख लीजिए प्रश्नकाल। 11 से 12, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच, तो 12 से 1 शून्यकाल। तो प्रश्नकाल समझ में आ गया। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, तीनों का कैसे कैसा है वो देख लिया हम लोग। इसके बाद आइए अब शून्यकाल के बारे में, जो कि 12 से 1 चलेगा। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का आता है। तो प्रश्नकाल 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1। शून्यकाल जिसको हम लोग 0 आवर भी कहते हैं, साधारणतः 12 से 1 PM यानी कि प्रश्नकाल के बाद आता है। बिल्कुल ये सही बात। यह प्रथा भारतीय संसद की देन है, ठीक है। इसे वर्ष 1960 में शुरू किया गया था, और 1962 में ये प्रथा बन गई थी। तो प्रश्नकाल जो है वो आपका 1960 में शुरू किया गया था, और 1962 में ये प्रथा बन गई है, और ये भारतीय प्रथा है पूरी तरीके से। इसको हम लोग बाहर से नहीं लिए हैं। एक दिन में लोकसभा 8 से 10 जानकारियाँ मांगी या फिर पूछी जा सकती है। तो शून्यकाल में 12 से 1 के बीच में 8 से लेकर 10 गो जानकारी लोकसभा में पूछा जा सकता है एक दिन में। तो 8 से लेकर 10 जानकारी पूछा जा सकता है एक दिन में लोकसभा में। एक दिन में राज्यसभा में 2 से 3 जानकारियाँ मांगी जा सकती है। तो राज्यसभा में एक दिन में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जानकारी मांगा जा सकता है, और राज्यसभा में मात्र 2 से 3 जानकारी मांगा या पूछा जा सकता है। सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक शून्यकाल चलता है। तो कितना से कितना दिन तक? सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार नहीं चलता है, 5 दिन चलेगा। तो ये आपका ये था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कोई भी संसद जो है वो कानून कैसे बनाता है, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। अब देखो कानून कैसे बनता है संसद में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पेचीदा मामला है। तो संसद में कानून कैसे बनता है, ये आपका मेंस का भी पार्ट है, PT का भी पार्ट है, तो ये सभी आपको पढ़ना ही चाहिए। तो संसद में कानून कैसे बनता है, इन सभी के बारे में तो हम लोग जानते ही है। थोड़ा थोड़ा आज हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। आज नहीं, इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़े, राज्यसभा के पदाधिकारी यानी पीठासीन अधिकारियों के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग जो है वो संसद का सत्र के बारे में पढ़ रहे थे, और संसद का सत्र हम लोग देखिए कि आपका 3 सत्र चलता है। आपका चलता है बजट सत्र 4 महीना, मानसून सत्र 3 महीना, और आपका इसके अलावा देखे थे आपका शीतकालीन सत्र चलता है 2 महीना। इसके बाद देखिए हम लोग कि संसद का दिन का समय, तो 11 बजे से स्टार्ट होता है संसद, और 6 बजे ख़त्म हो जाता है। संसद में 2 सदन है, एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है, दोनों में अलग अलग चलता है। लोकसभा के सदस्य लोकसभा में जाके बैठक करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ पे बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, और उसका सत्र चलता है। 11 से 12 प्रश्नकाल, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। 12 से 1 शून्यकाल, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। 1 से 2 लंच का समय, लोकसभा में भी राज्यसभा में। 2 से 5 राज्यसभा का कार्यकाल, 2 से 6 लोकसभा का कार्यकाल। प्रश्नकाल में आप 3 तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और आपका अल्प सूचना प्रश्न। ये तीनों क्या है वो जानते हैं। 12 से 1 शून्यकाल चलता है, और शून्यकाल जो है उसमें भी आप मतलब कि थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी हम लोग जान गए हैं। 1 से 2 लंच होता है, वो हम लोग जान गए हैं।
उसके बाद 2 से 5 आपका लोकसभा चलेगा अलग, फिर 2 से 6 राज्यसभा, सॉरी 2 से 5 राज्यसभा चलेगा, राज्यसभा 2 से 5 3 घंटा के लिए, और 2 से 6 लोकसभा चलेगा 4 घंटा के लिए। तो ये हम लोग अलग से देखेंगे। अलग से क्या हम लोग ये देख लेंगे, ये अब लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल ये कैसे कैसे चलता है वो हम लोग नहीं जानना है। प्रश्नकाल जान गए 3 गो चीज़, शून्यकाल जान गए हैं हम लोग, लेंथ जानना नहीं था, राज्यसभा का कार्यकाल कैसे चलता है वो हम लोग जानकारी नहीं लेना है। बस केवल इतना जानना है कि 2 से 5 राज्यसभा का कार्यकाल चलता है अलग, और 2 से 6 लोकसभा का कार्यकाल चलता है 4 घंटा के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संसद में कोई भी कानून कैसे बनता है। तो संसद में कोई भी कानून बनने के लिए जो है प्रक्रिया जो लाया जाता है, कि संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया, वो हम लोग सभी जानते हैं कि विधेयक यानी बिल लाया जाता है, और बिल को फिर पहले सदन फिर दूसरे सदन इन सभी से पास कर करके इसको आगे भेजा जाता है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में नहीं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग कल क्लास में पढ़ेंगे संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया। तो संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।